चलो मान के चलते हैं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, ठीक है, आपका लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल फोन, टैबलेट, ठीक है, प्रिंटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स, सीपीयूज, ठीक है। इन सब के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि इन सब के अंदर सॉफ्टवेयर भी डलता है आपका, साथ ही साथ में ये लोग मेटल और सेमीकंडक्टर के मिक्सचर से बनते हैं। सही है, मतलब मेटल्स का भी यूज करा जाता है और सेमीकंडक्टर्स का भी यूज करा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ में आ रही है बच्चों? क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? वो होती है, देखो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि इलेक्ट्रिकल वर्ड बताता है मेटल्स, वायर्स, विदाउट सॉफ्टवेयर थिंग्स, जिनमें सॉफ्टवेयर ना डल। पर वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है वो बताता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी कि सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का पुराना नाम आप लोगों ने सुना होगा मेटलॉइड। मेटलॉइड, मेटलॉइड्स जिनमें सॉफ्टवेयर्स भी डल सकते हैं आराम से। बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है? और ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, प्रिंटर, सीपीयू, इन सब में कुछ ना कुछ एक अपना सॉफ्टवेयर, सही है, और सब में सिलिकॉन वगैरह है। अब ये क्या करते हैं सारे के सारे, बाय द टाइम आप जानते हो जैसे जैसे इनको यूज करते हैं ये गर्म होता है। किसने देखा है, तुम लोगों ने नोटिस किया है कि ये हीट अप हो जाता है यूज करने यस पे? सर। यस सर। लैपटॉप, लैपटॉप में तो दो, एक फोर्स कन्वेक्शन भी का प्रोसेस भी होता है, फोर्स कन्वेक्शन, जिसमें आप हीट बाहर निकालते रहते हो। फैन होता है ना लैपटॉप में एक, वहीं इसमें भी फैंस होते हैं, आपने देखा ही होगा। बड़े प्रिंटर्स होते हैं उनमें भी फैंस होते हैं, क्लियर है। मोबाइल फोन्स में नेचुरल कूलिंग सिस्टम होता है, हाइड्रोजन कूलिंग, ताकि फोन कूल हो जाए। हाइड्रोजन कूलिंग वाले फोन आते हैं, जैसे पोको के वर्जन, जितने भी एमआई के पोको के वर्जन आ रहे हैं उन सब में हाइड्रोजन कूलिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों समझ में आ रहा है कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर है आपको यहां तक? यस सर। वेरी गुड, ठीक। यस सर। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये हीट करती है, जैसे जैसे धीरे धीरे इनका टेम्परेचर बढ़ता है, ये ना हीट रेडिएशन बाहर की तरफ निकालती है। हीट रेडिएशन बाहर की तरफ निकालते हैं। कहते हैं कि फोन को ज्यादा, आपको जैसे फोन को हार्ट के पास और हमारे जेनिटल एरिया के पास नहीं रखना चाहिए, सही है। जैसे हमें पॉकेट में जनरली रखते हैं हम अब फोन, तो अब उससे कहते हैं कि पॉकेट के अंदर फोन है तो वहां से रेडिएशंस निकलेंगी, और चाहे स्पर्म्स हो या चाहे फीमेल के ओवरीज हो, उन सब पे उनका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। कैसे? कि वो दोनों ही हीट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ज्यादा हीट पर डाई कर सकते हैं। समझ में आ रही है बच्चों? कोई सुन रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। तो क्या इतनी हार्मफुल होती है रेडिएशन जो बाहर की तरफ निकलती है रेडिएशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से, या नहीं होती हार्मफुल? आपको क्या लगता है? सर होती है हार्मफुल। सर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेना कि आप लोग ज्यादातर जो डिवाइसेस है, जो हीट सेंसिटिव डिवाइसेस होती है, जैसे ये सारी चीजें, इन सब में एक पॉइंट के बाद ये बाहर की तरफ रेडिएशन निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज्यादा हीट बनना शुरू हो जाती है कि वो कंडक्शन के थ्रू पास नहीं हो पाती, ठीक है, या कन्वेक्शन के थ्रू पास नहीं हो पाती। अब लैपटॉप में तो फोन फैन लगा दिया, सीपीयू में तो फैन भी लगा दिया। अब जिन चीजों में फैन नहीं है, जैसे मोबाइल में कौन सा फैन होता है, तो फिर वो रेडिएट करने लगता है हीट को वेव्स के फॉर्म में। क्लियर है? यस सर। यस सर। सही है। क्या एक उबलता हुआ पानी रेडिएशन करेगा? सर अगर वो खुला है तो वो सर रेडिएट तो नहीं करेगा।
जाहिर सी बात है, पानी जब उबलता है तो आसपास के एनवायरनमेंट में वो कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू भेज देता है हीट को। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि क्या होती है कि आपकी हीट डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल पाती, वो अंदर ही अंदर गर्म होना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। क्लियर है? यस सर। हम्म, ठीक है। तो उसी चीज को हम समझेंगे कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो, क्योंकि जो कंडक्टर नहीं है, जैसे मेटलॉइड्स है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, हमें पता है ये हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ठीक है, ये इंसुलेटर्स है। तो इनके अंदर जब हीट बनती है ना, तो ये हीट को बाहर निकालने के लिए एक ही प्रोसेस का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन मेथड। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. समझ गए? जैसे अगर हम कोई मेटल को हीट करेंगे तो वो तो अपनी हीट आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा, और जो हीटिंग होने के बाद वो अपनी हीट बाहर भी एयर में भी छोड़ देगा, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है मेटल। पर क्या ऐसा मेटलॉइड्स कर पाएंगे? है ना? ये नहीं कर पाएंगे ऐसा। एक्चुअली में ये सॉलिड भी है, और इनके अंदर अगर हीट बनेगी तो ये हीट बाहर कैसे निकाले, क्योंकि ये तो दे आर हीट कंडक्ट नहीं कर सकते, दे आर इंसुलेटर्स, काइंड ऑफ इंसुलेटर्स। तो इसीलिए इन्हें हीट बाहर करने के लिए रेडिएशन प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। क्लियर है? Yes, sir. सही है। कई बार तो इनसे निकली हुई रेडिएशन हमारे काम भी आ जाती है। जैसे आगे जाके आप 12th में एक चीज पढ़ोगे, एक चीज होती है जिसका नाम होता है, ठीक है, आपका फोटोडायोड। ये फोटोडायोड इतना काम आता है कि नोट गिनने वाली मशीन होती है ना, किसी ने देखी नोट गिनने वाली मशीन? Sir, यस वो सर। यस सर। देखी थी. सही है, उस तक में काम आ जाता है, क्योंकि वो कितनी जल्दी स्पीड में नहीं काउंट कर देती। Yes, sir. यस सर। यस सर। एक्चुअली में उसमें लाइट जो होता है ना, लाइट, लाइट का यूज किया जाता है, उसका नाम ही होता है फोटोडायोड। और उसमें जानबूझ के रेडिएशंस बनाई जाती है ताकि उसमें से जो रेडिएशन निकले वो जाके टकराए नोट से, और नोट जितनी बार वो नोट से जाके रेडिएशन टकराएगी उतने नोट काउंट हो जाएंगे। क्लियर है? Okay, sir. चलो अच्छी बात है। आयुष, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। दो दो आयुष है, पता नहीं कैसे। आप एक ही बार हो, दो दो बार हो? सर अभी 2 डिवाइस पे हूँ, मेरा वाईफाई अनस्टेबल है तो इसलिए। अच्छा, तब ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग याद रखना कि हमारा मेन टॉपिक है आज का इमिटिव रेडिएशंस या इमिसिव पावर। हेडिंग डालो बच्चों, इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर आपने हेडिंग डाली, अब लिखो इमिसिव पावर के अंदर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, amount of heat energy radiated by a body, the amount of heat energy radiated by a body the amount of heat radiated by a body per second of time per मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। लिखा आपने इमिसिव पावर क्या होती है? यस सर। सर। इमिसिव पावर
समन, इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, इमिसिव पावर को, ठीक है। आपकी बुक में किसी किसी बुक में छोटा ई से भी डिनोट कर सकते हैं इसे। इमिसिव पावर होती क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी कि क्यू, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर टाइम में और एक पर्टिकुलर एरिया से जितनी हीट एनर्जी रेडिएट करी जा सकती है, सही है, उसे बोलते हैं हम इमिसिव पावर। लिखो बच्चों, सर लिख लिया। लिख लिया आपने? ये फॉर्मूला लिखा, Q बाय T मल्टीप्लाई बाय A। यहां पर ये याद रखना, पर सेकेंड ऑफ टाइम एंड पर मीटर स्क्वायर एरिया, ये दो चीजें बहुत मेन है इमिसिव पावर। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक आप लोगों को? नो सर। नो सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इमिसिव पावर? यूनिट क्या होगी इसकी, बताओ। सर इमिसिव वॉट पावर पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या ठीक वॉट है, हो सकती है। और वॉट पर सेकेंड भी बोल सकते हो आप। नहीं गलत, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली में ये होता है ना वॉट, मैं बता दूं आपको वॉट कितना होता है। वॉट होता है जूल पर सेकेंड। वॉट लिख लेना कि जूल पर सेकेंड होता है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसके दो यूनिट है। क्लियर है? लिख लिया आपने इमिसिव पावर? और ये किसका पार्ट है बताओ? रेडिएशन के अंदर का पार्ट। समझ गए व्हाट इज इमिसिव पावर? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। रब कर दूं? कर दो सर। हाँ सही। यस सर। ओ, तो इमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है? Q बाय एरिया एंड बाय टाइम। अब इसके ऊपर बेस्ड एक लॉ है, वो पहले लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, कमाल का लॉ है ये, और पढ़ने में मजा भी आता है इसे बहुत ही। क्या लॉ है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। लिखा आपने बच्चों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? यस सर। वेरी गुड। सर वीडियो थोड़ी ब्लर है सर, वो दिख नहीं रहा क्या लिखा आपने। सर सही है। एक बार रिजॉइन कर लो बच्चों, स्टीफन बोल्ट्जमैन, ये वर्ड है स्टीफन बोल्ट्जमैन, और बहुत ही मजेदार और बहुत ही काम का लॉ भी है ये, बहुत ही। तैयार हो बच्चों आप लोग? यस सर। सही है। अब इस लॉ को ध्यान से देखो। जैसे कि तुम्हें 0 केल्विन पता है ना? यस सर। 0 केल्विन कितना होता है? -273.15। -0.15, चलो हटा देते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, लगभग इतना है ना। ये हमारा 0 केल्विन होता है, ठीक है। क्या 0 केल्विन पर कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट कर सकती है? नो सर। उसमें तो उस टाइम पर एनर्जी होती ही नहीं, बिल्कुल सही बोला। धीरे धीरे जब 0 केल्विन से ऊपर आता है तो उसके बाद बॉडीज में एनर्जी आती है।
समझ में आया? धीरे 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 बॉडीज में एनर्जी हमेशा 0 केल्विन के ऊपर रहती है। क्लियर है? क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी बॉडी में एनर्जी होगी? यस सर Yes, होती यस है। सर 100% होगी। हमारी खुद की बॉडी पे रहती है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री भी अगर टेम्परेचर चला जाए, -100 भी चले जाए, तो इंसान जिंदा रह सकता है आराम से। ठीक है? मतलब उसके अंदर की एनर्जी पूरी बाहर नहीं रिलीज होगी, वो अपने आप को रोक सकता है, बचा सकता है। क्लियर है बच्चों? यस सर सही है। एक बात बताओ, क्या ये बात सच है कि हमें सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है? यस सर। यस सर सही है। अक्सर जब ज्यादा गर्मी होती है ना, दोपहर का टाइम होता है गर्मियों में, तो आपका पानी या जूस ऐसा पीने का मन करेगा, पर आपका खाना खाने का इतना मन नहीं करेगा दबा के। पर सर्दियों में आपका मन करता है खाना खाने का। ठीक है? बेसिकली क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी के यूजेस होते हैं। देखो, जितना ज्यादा बाहर ठंड होगी ना, बाहर जितना ज्यादा ठंड होगी, हमारी बॉडी भी बाहर रेडिएशंस निकालती है। हमारी बॉडी भी बाहर रेडिएशंस निकालती है, पर वो हार्मफुल रेडिएशंस नहीं होते। क्लियर है? yes sir. क्योंकि वो इतने ज्यादा लेवल पर नहीं होते, जैसे गामा तक या फिर एक्सरेज तक बहुत ही कम लेवल पे रहते हैं। ठीक है? जैसे ज्यादातर इंसान की बॉडी में से इंफ्रा रेड हीट निकलती है। क्या निकलती है? इंफ्रारेड। Infrared heat. इंफ्रारेड हीट निकलती रहती है। सही है? जिसको हम इंफ्रारेड के कैमरों से देख भी सकते हैं, और स्नेक हमें ऐसे ही पहचानता है। स्नेक की जो आंखें होती है वो हमें देख नहीं पाती, सिर्फ हमारी आसपास से निकलती हुई जो हीट रेडिएशन है उन्हें महसूस कर पाती है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने एक फॉर्मूला बताया। उन्होंने बोला, पहले ध्यान से देखना, इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, और टी की पावर को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। सही है। अब जरा मैं आपको बता दूं, मान लो कि 300 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन होता है, पता है ना आपको? Yes sir. सही है। तो उस केस पर अगर एक बॉडी बाहर हीट निकालना शुरू करती है, उस 27 पर एक बॉडी मान लेता है बाहर हीट निकालना शुरू कर रही है। सही है? तो वो कितनी निकालेगी? इमिसिव पावर इज इक्वल टू कितनी रेडिएशन निकालेगी, बताना? सर 300 की पावर 4। 300 की पावर। क्या ये छोटा मोटा नंबर है? एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करके कोई बता सकता है? वैसे मैं बताऊं, ये आएगा 8 1 1 2 3 4 5, है ना? नहीं 1 करोड़ 10 लाख। क्या इतना बड़ा नंबर आएगा ये? यस बताओ सर बच्चों। जी सही है? सर इसमें तो काफी ज्यादा जीरो नहीं आए। सर सही है सर, इतने जीरोज ही आएंगे। सही है, सही। ठीक है? इतने जीरो ही आएंगे। ठीक है? और कितना है ये लगभग बता देता हूं। ये है, तुम देख लो, ये है 810 करोड़। 810 करोड़। समझ में आ रही है बच्चों? कोई मजाक है या ये ठीक है, ये सही है? सर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, और सही बात है। हम इतनी ही रेडिएशन निकालते हैं। ठीक है? हमारी अगर बॉडी में से कोई भी पार्ट ऐसा है जो बाहर रेडिएशन एनर्जी क्रिएट करना चाह रहा है, तो इतनी ही निकालता है। सही है? अब डिपेंड करता है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है ना? अगर वो ज्यादा खतरनाक रेडिएशन है, गामा वाली है, तो परेशान कर देंगी, और अगर नॉर्मल सी है तो हमें परेशान नहीं करेगी। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों? सर हाँ हाँ। सर क्या हमारी रेडिएशन हमारे दिमाग पे कोई इफेक्ट डालती है, मतलब किसी और की थिंकिंग पे भी, हमारे आसपास जो हो? पता नहीं, ऐसा अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर इतना हमें पता है कि हमारी बॉडी रेडिएशन जरूर निकालती है। सही है? और हाँ, ये बात तो सही है कि हो सकता है कि वो थिंकिंग और इन सब पर भी इफेक्ट डालती हो, पर अभी तक हमने ये प्रूफ नहीं कर पाए। समझ में? पर ऐसा कभी कभी होता है कि आप जो सोचते हो कोई और वो बोल देता है ना? यस सर. कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोचते हो
और ये रेडिएशन की स्पीड बिल्कुल लाइट की स्पीड के बराबर होती है। क्लियर है बच्चों? ओके सर। यस सर। सही। अगर आपसे कोई भी पूछे ना कि इंफ्रारेड, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, ठीक है, रेडियो वेव्स या लाइट, इन सब में कॉमन क्या है? तो इन सबकी सबसे कॉमन बात बताऊं, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, बट इनकी सबकी स्पीड क्या है? सेम। सेम। ये बात याद रखना। सॉरी, प्लस। सही है। कहते हैं कि जितनी भी रेडिएशंस है उन सबकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब अलग होता है, नेचर अलग होता है, बट उन सबकी स्पीड क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है बच्चों? सर यस हाँ हाँ। सर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, राइट? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रियल फॉर्मूला ये होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू सी। हाँ, आप कह रहे हो वो वाला भी हो सकता है, टाइम पीरियड वाला। हाँ बोलो। सर तो अगर सारी रेस की फ्रीक्वेंसी अलग है तो उनका टाइम पीरियड भी अलग होगा? टाइम पीरियड भी अलग होगा। सही सही बोला आपने। सर तो ये सेम कैसे है? 3 × 10⁸? मैं बताता हूं आपको, उसका रीजन है ये दोनों। अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर आता है। सही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 40 इंटू 1 और 10 इंटू 4 कितना आएगा? 40 है ना? सर तो पता है आपको, वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा वेवलेंथ, वो सबसे ज्यादा आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो रेडियो वेव्स की होती है, पर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। पर लैम्डा कम होता है गामा का, पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आता है? सेम। सेम। सही है। बट ये सर इसका चक्कर पहले है, वाले फॉर्मूले से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको इससे नहीं कर पाएंगे हम लोग। इस वाले से नहीं, हर चीज को हम इससे नहीं कर पाते, इसलिए वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता है। बच्चों बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। इमिसिव पावर, एक्चुअली में जो आप ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हो ना, ये वाला फॉर्मूला है ना, नॉर्मल जो वो वाली वेव्स होती है ना, जो मीडियम वाली वेव्स होती हैं, उनका अलग फॉर्मूला होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अलग फॉर्मूला होता है। क्लियर है? यस सर। क्योंकि वेव्स भी तो अलग अलग होती है ना, साउंड वेव अलग है, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव्स अलग है, तो वो सब थोड़ा अलग ब्रॉड लेवल है। क्लियर है? एक चैप्टर है, टेंशन मत लो, वेव्स, वो आपका 15 चैप्टर और आखिरी चैप्टर है, उसमें सब सीखोगे आप लोग। तो इलेक्ट्रो इमिसिव पावर किससे प्रोपोर्शनल होती है? कोई बता सकता है? T⁴ T⁴ और जितना आपका, अगर सोचो एक है ना, एक चीज काम करना तुम, अभी मैंने इसकी वैल्यू तुम्हें बताई थी, किसी के पास कैलकुलेटर है ना, तो प्लीज बच्चों आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। 301 की पावर 4 कितना आएगा? 301 की पावर 4, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई बच्चा कर पा रहा है? सर 8208541201 82 हाँ हाँ 54 12 ये पक्का? यस सर। यस सर ये सही। एक चीज तुम देखो कि अगर सिर्फ हमने एक केल्विन बढ़ाया तो कितनी ज्यादा नहीं बढ़ गई? यस सर। सही है। रेडिएशन, मतलब पहले वो 810 करोड़ थी, और वो अब 820 करोड़ हो चुकी है, मतलब सीधा 20 करोड़ का फर्क आ गया। क्लियर है? लगभग या उससे भी ज्यादा। सर ये तो किसी का नंबर लग रहा है। हाँ, नंबर नहीं है बच्चे, ये इसका वो है 4। तो
नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाह नंबर है पूरा तो ये। पुनीत डायल में करके नंबर देख। नंबर ये नंबर डायल करके देखना, देखते हैं पता नहीं कौन निकलेगा ये। सर अगर बिहार का निकला तो सर वो बिहारी में गाली स्टार देगा मुझे। तो तू तो सुन भी लियो, सही है। तो बात समझ में आया आप लोगों को? ईपी एक अगर 1 केल्विन भी बढ़ जाए तो कितना बड़ा चेंज आ जाता है इमिसिव किसमें, पावर में। सिर्फ यहाँ 1 केल्विन बढ़ा और 1 केल्विन बढ़ने के चक्कर में यहाँ 20 करोड़ का लगभग फर्क आ चुका है। क्लियर है? यस सर। तो इमिसिव पावर का आपने ये लिखा, ये बनाया, ये 2 एग्जांपल लिखे आपने, यस सर। लिखो फटाफट, जल्दी करो यार। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे अभी आपका? नो सर। ओके। सर आपने जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में बताया था, तो आपने ये बताया था कि इलेक्ट्रिकल में सिर्फ रेडिएशन निकलती है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल में सिर्फ रेडिएशन नहीं निकलती, जब वो अपना हीट ट्रांसफर नहीं कर पाते फैन के जरिए, जैसे हम ज्यादातर फैन लगा देते हैं लैपटॉप्स वगैरह में, कि फैन के जरिए हम फोर्स कन्वेक्शन करवा रहे हैं, तब तो ठीक है। पर अगर वो प्रोसेस बहुत ज्यादा देर तक आप लैपटॉप वगैरह चला रहे हो तो हाई हीटिंग होने के कारण उसमें रेडिएशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर है बच्चों? सर ये इलेक्ट्रिकल में नहीं होता, वायर्स वगैरह में? नहीं, क्योंकि वो तो अपना आपको पता है ट्रांसफर कर देते हैं हीट, क्या क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे, समझ रहे हो? यस सर। अभी हमें खाना है, हम लोग सिलिकॉन के बर्तनों में क्यों खाते हैं? उसका भी एक रीजन है यार। और हम लोग मेटल वाले बर्तनों में क्यों खाते, सिलिकॉन वालों में क्यों नहीं खाते, या इस टाइप के नॉन मेटल्स में क्यों, मेटलॉइड्स में क्यों नहीं खाते? उसका रीजन है कि उनके अंदर आपको पता है कि अगर रेडिएशन बनेगी तो खाना भी किसी काम का नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? सर हाँ हाँ बोलो। सर ये जो आपने बताया है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताया है? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जैसे कि एक टाइम पे एक बारी टेम्परेचर को हम देख रहे हैं, अगर ये लगातार हाँ, चेंज हो रहा है तो तो उस लगातार रेडिएशन बढ़ती जाएगी, फिर आपको फिर बढ़ाते रहना है इसे, यहाँ पर फिर आपको 302 डालना है, फिर 303 डालना है, और रेडिएशन उतने लेवल पे बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो सर वहां पे इंटीग्रेशन का यूज नहीं होगा? देखो 1 सेकंड में आप, मैंने यहाँ पर इंग्लिश से बताया था पर सेकंड, 1 सेकंड में तो उतनी ही देखेंगे हम, पर आप जब पूरा निकालोगे, इंटीग्रेशन का यूज कब होगा ध्यान से समझना, जब आपको पूरा 1 घंटे का या 10 मिनट का कलेक्ट करके निकालना है एवरेज, वहां क्या लग सकता है इंटीग्रेशन। क्लियर है? ओके सर। इंटीग्रेशन का मतलब पता ही है ना आप लोगों को, कि जो अलग अलग वेरिएबल्स है उनको ऐड करके आपको ज्यादा टाइम के लिए निकालना हो, तब होता है ना? यस सर। तो अब आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी है स्टीफन बोल्ट्जमैन की। दिस लॉ स्टेट दैट, लिख रहे हो बच्चों? दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल हीट एनर्जी, द टोटल हीट एनर्जी emitted by emitted by emitted by a body, emitted by a body, लिख रहे हो? यस यस सर। सर। The total heat energy emitted by a body per unit सर शुरू से time बोल दीजिए एक बार। and area, दोबारा से बता रहा हूं, the total heat energy emitted by a body per unit time and area, per unit time and area, लिखा आप लोगों ने? Yes, टोटल sir. हीट एनर्जी
ठीक है, emitted by a body per unit time and area is directly proportional to fourth power of the fourth power, ठीक है, of absolute temperature, fourth power of absolute temperature of its surface, ये लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस। सही है? कोई दिक्कत? सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब मैंने बताया था ना कि आपको केल्विन में लेना है। एब्सोल्यूट का मतलब है आपको बिल्कुल 0 केल्विन से स्टार्ट करना है, ठीक है, 0 डिग्री से नहीं, 0 केल्विन के बाद का सारा लेना है। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है आपको। ओके सर। जैसे आप इसमें अगर डिग्री सेल्सियस डालते हो तो फिर इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है? यस सर। चलो अच्छी बात है, समझ गए ना आप लोग बच्चों? सही है, ये तो आपने इसका फॉर्मूला लिख लिया। अब जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट तो आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। सही है, तो अब वो देखते हैं वो कांस्टेंट क्या आएगा और कैसे क्या आगे चलेगा मामला। तो इन्होंने क्या करा, इसको हटाया, प्रोपोर्शनल को हटाया, इसे लिखा ई मतलब इमिसिव पावर, ईपी लिख लो, ई और छोटा पी लिख लेते हैं, इमिसिव पावर। इस प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ईपी इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। और ये सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्लियर है बच्चों? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा, 5 ठीक है, 0.67 इंटू 10 की पावर -8। यूनिट तुम खुद बताओगे, इसकी खुद बताओगे। 5.67 इंटू 10 की पावर -8 यूनिट बता सकता है कोई? यूनिट बताने के लिए Choose आपको इस फॉर्मूले, वीडियो ब्लर हो रही सही है Yes, बच्चों? sir. वीडियो ब्लर हो रही है Yes, sir. सबको? Blur होगा। यस सर। अच्छा, Yes, sir. रुक जाओ मैं ठीक करता हूं। No, sir. नो सर, ये देख भी रहा है। सर अब क्लियर हो गई है। अब क्लियर हो गई? सर अब क्लियर हो गई मेरी भी। अच्छा बच्चों एक बात तो बताओ मुझे कि इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसकी यूनिट क्या थी? जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा की निकालनी है, यहां केल्विन की पावर 4 आएगी तो केल्विन की वहां नीचे जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर ये आ रहा है। किसी का ये आ रहा है? काफी बड़ी यूनिट है ये तो, यस सर। Yes, sir. जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर -4, ये इसकी यूनिट होती है बड़ी सी। बहुत बार तो ऐसा हुआ है डायरेक्ट इस यूनिट पर क्वेश्चन आ रखा है, मतलब डायरेक्ट यूनिट पे कि इस यूनिट को कन्वर्ट करो इसके डायमेंशन, यूनिट को कन्वर्ट करो इसके डायमेंशन। तो आप काम करके देखना एक बार, यूनिट को डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। जूल के अंदर पूरी एनर्जी की वैल्यू डलेगी, यहाँ टी का -1 डलेगा, यहाँ एल का -2 डलेगा, यहाँ के तो के रहेगा, के का फिर -4 होगा। तो काफी बड़ी सी यूनिट भी इसकी बनेगी, मतलब डायमेंशन भी बनेगा। बच्चों आपने लिखा? तो एक बच्चा सर है, ईपी तो प्रेशर एनर्जी भी होता है। ईपी प्रेशर एनर्जी भी होता है, तो ई सिर्फ पॉइंट पे ही लिख लो, और क्या लिखो। ठीक है सर इसका पर कांस्टेंट पता है के के भी बच्चे आपने के भी पढ़ा है, पर वो पता है सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और वो इससे अगले चैप्टर में है। वो तो के भी जो आप बोल रहे हो वही बोल रहे हो ना, 3/2 KBT, यस सर। ये तो आगे आएगा।
कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा। इस पूरे का नाम क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और एक इंसान है, इसने इसका फॉर्मूला ये बनाया, बताओ उसने कोई गलती कर दी या वो सही बच्चा है? सर वीडियो बताओ। पर सब क्या? सर वीडियो प्ले कर। रुक जाओ, मैं ठीक करता हूं। तुम लोग जब तक वो करने की कोशिश करो, थोड़ा अगर दिख गया तो। सर दिख ही नहीं रहा वो। कैसे हो बच्चों, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। और अब दिख रहा है चकाचक? यस सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से मैं आपको कह रहा था कि किसी इंसान ने इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, कोई गलती तो नहीं कर दी उसने? नो सर। जो इमिसिव पावर आया था हमारा ई और पी, इमिसिव पावर को हम ये भी लिख सकते हैं, हीट अपॉन टाइम इनटू एरिया इनटू ये वाला। क्लियर है? यस सर। यस सर। सही। तो आप लोग चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, जिसमें ये हीट है, टाइम है, एरिया है, ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये तो फिक्स रहेगा, और ये टी की पावर 4 है, ठीक है, टेम्परेचर की पावर 4 है। समझ गया बच्चों स्टीफन बोल्ट्जमैन, सॉरी स्टीफन लॉ? यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं भैया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर क्लियर है? मैं रख पढ़ दूं इसको? सर इसमें हाँ हाँ। एमिसिविटी भी है क्या कह रहे हो? सर, एमिसिविटी। ये तो नहीं भूल रहे आप? यस सर। इस चीज की बात कर रहे हो? यस सर। नहीं, एक्चुअली में वो है ना, गलत प्रूफ हो चुका है। लास्ट 2 सालों से वो हम पढ़ा भी नहीं रहे इमिसिटिविटी के। जब से ब्लैक होल डिस्कवर हुआ है तो वो गलत हो गया है इमिसिटिविटी। तो हम लोग सिर्फ यही वाला फॉर्मूला बताते हैं। सही है। मैं आपको बताऊंगा उसकी कभी कहानी, क्या चक्कर है। एक्चुअली में पहले ऐसा था कि लाइट जो है ना, वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं होती, उससे रिलेटेड एक थ्योरी थी जो कि रॉन्ग प्रूफ हो गई, क्योंकि ब्लैक होल अभी 2-3 साल पहले जब डिस्कवर हुआ तो पता लगा कि ब्लैक होल में लाइट, मतलब ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो लाइट को भी अट्रैक्ट करती है। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। आप ये वाला लॉ लिख लो। क्लियर है? लिख लिया आपने? यस सर। ओके। ये कोई छोटा मोटा लॉ नहीं है, यूनिवर्सल लेवल तक लॉज रखते हैं ये। इसका मतलब कोई भी ऐसा कहते हैं, कोई भी ऐसा प्लैनेट जो बहुत ज्यादा हाई रेडिएशन पर है तो वहां जाया नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिन पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। सर वीनस। वीनस तो है ही है, मार्स के भी सरफेस पे पैर रखना पॉसिबल ही नहीं है, मार्स पे भी। चलो, अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता हूं मैं आपको। मुझे बताओ कि एक बंदा यहां से वहां जा रहा है, ए पॉइंट से बी पर, और एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और एक डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? सर जो स्ट्रेट स्ट्रेट वाला। स्ट्रेट। इसी को हम लैम्डा भी बोलते हैं, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ दी वन वेव।
ये पूरी वेवलेंथ नहीं होती, यहां से यहां तक की ये सीधी वेवलेंथ होती है। क्लियर है? यस सर। सही है। और बताओ इन दोनों में से वेवलेंथ किसकी छोटी है? ये किसका डिस्प्लेसमेंट छोटा है? सर सेकंड वाले का। सेकंड वाले का। सही है। मैं बता दूं, एक वर्ड है रेडियो वेव। रेडियो वेव काफी बड़ी बड़ी ऐसे वेव्स होती है। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी वेव होती है। पता है रेडियो वेव की, ठीक है, रेडियो वेव का वेवलेंथ मैक्सिमम 0.1 मीटर हो सकता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। रेडियो वेव की लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब स्केल देखा है आपने 15 सेंटीमीटर वाला, उसमें 10 सेंटीमीटर तो देखा ही होगा आपने। यस सर। एक वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है, एक वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है रेडियो वेव में। इसीलिए रेडियो वेव्स काफी दूर तक ट्रैवल कर सकती है आराम से। जो हमारे घर पे ये जो फोन से जा रही है ना अभी, आप जो मुझे देख पा रहे हो अपने घर पे, कौन कौन देख पा रहा है मुझे, वो सब रेडियो वेव्स के कारण हो पा रहा है। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। आप मुझे नहीं बल्कि उन रेडियो वेव्स को देख रहे हो जो वो वाईफाई आपका इमिट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। ये दुनिया में कितनी मस्त, पर 1 नैनोमीटर से भी छोटी, अब नैनोमीटर तो मैं बना भी नहीं सकता पर मैं बना भी देता हूं, नैनोमीटर से छोटी होती है पता किसकी? गामा रेडिएशन। क्या होती है? गामा रेडिएशन 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। वो इतनी छोटी होती है उसकी वेवलेंथ कि वो दिखती भी नहीं है। इसीलिए गामा रेडिएशंस को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतनी छोटी उनकी वेवलेंथ होती है। क्लियर है बच्चों? सर इसलिए वो इजीली पेनिट्रेट भी कर जाती हैं। हाँ, इतनी छोटी होती है एटॉमिक लेवल तक, मतलब डीएनए के लेवल तक वो चली जाती है आराम से। तो आपको समझ में आ रहा है गामा रेडिएशन और ये कौन सी है? रेडियो वेव्स। दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है बच्चों? और ये नॉन हार्मफुल होती है और ये काफी ज्यादा डेंजरस और हार्मफुल होती है। बोलो। सर हम देखते हैं तो सर रेडियो के अंदर भी 2-3 तरह की फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती हैं, एफएम और एमएम ऐसे करके। एफएम में वो ऐसे यार, वो रेडिएशन के टाइप नहीं होते। वो एफएम जो होता है वो एक वर्ड, एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक होता है एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक होता है पीएम फेज मॉड्यूलेशन। वो बहुत अलग चीज है, उसको वो इसके साथ कंफ्यूज मत करो, वो अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं। ओके सर। सही है? तो रेडियो वेव और गामा रेज में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? सर रेडियो वेव्स की। बहुत ज्यादा है रेडियो वेव्स की, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है? तो और पता है आपको, रेडियो वेव्स बहुत कम टेम्परेचर्स पे बनती है और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ये सन के अंदर बनती है ना। आपको बताइए सन के अंदर कितना टेम्परेचर होता है? हाई, हद से ज्यादा, है ना? यस सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? यस सर। क्या ये बात सही है? कौन समझ पाया? सर समझ में आ गया। कौन कोई समझ पाया कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वेवलेंथ उतनी कम हो जाएगी? कौन समझा? यस सर। पक्का? पक्का देख लो। वेरी गुड। अगर आप समझ रहे हो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसका नाम है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। सर एक बार रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट करता हूं। कहते हैं गामा रेडिएशन बनती है सन में। सन में होता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, पर गामा रे की जो वेवलेंथ होती है ना वो बहुत ही कम होती है। तो कहते हैं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा, वेवलेंथ उतना कम। क्लियर? यस सर। अब समझ में आया आपको? यस सर। और रेडियो वेव्स कम टेम्परेचर पे भी आराम से बन जाती है, तो कम टेम्परेचर पर बड़ी बड़ी वेव्स। समझ पाए? यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो आप लोग प्लीज बच्चों ये लिखो, आराम से लिखो, डायग्राम भी बना सकते हो, पर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इतना ही है, बहुत ही।
क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो? सर इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट है, वो भी बताऊंगा, पहले लिख तो लो। इसको लिख लिया? यस सर। सही है, बस अब इसको इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ, the maximum wavelength of a particular radiation, the maximum wavelength of a particular radiation, of a particular radiation the maximum wavelength of a particular radiation is inversely proportional, is inversely proportional, is inversely proportional to the absolute temperature of a radioactive body. सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद क्या है? Inversely proportional to the temperature, sorry, absolute temperature, inversely proportional to the absolute temperature of a radioactive body. Clear है बच्चों? Yes sir. यस आई होप आपको क्लियर है, समझ में आया आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? और बहुत ही मस्त लॉ लगता है मुझे। रिपीट कर दीजिए। शुरू से रिपीट करता हूं, देखो, the maximum wavelength of a body, the maximum wavelength of a body is inversely proportional to the absolute temperature of a radioactive body. कोई डाउट बच्चों आपको? नो सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मतलब है कि आपको पता लग पा रहा है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्या होएगा? उतनी कम वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। सही है। और टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा, जैसे 5 हजार 6 हजार तक अगर टेम्परेचर पहुंच जाए केल्विन के अंदर, तो फिर वहां क्या होगा? वहां पर फिर गामा रेडिएशंस बनना चालू हो जाएंगी या एक्स रेज बनना चाली जाएगी। ठीक है, इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को बच्चों यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसी ने सुना इसे? यस सर। क्या होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? सर हीटिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू गैसेस। देखो सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। सर जो Wavelength पे कार्बन depend डाइऑक्साइड होती हैं वो हीट एनर्जी ट्रैप कर लेती हैं। ठीक, सिंपल सा, आप इसकी थ्योरी खुद ही लिखना, मैं थ्योरी नहीं बता रहा, पर आपको मैं बता दूं, सिर्फ डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, अर्थ के दो डायग्राम बना के, अर्थ बिफोर, अर्थ आफ्टर। हम कौन सी वाली अर्थ में? बिफोर 1900 या आफ्टर 1900। सही है, बिफोर 1900 की जगह भी पता है आप क्या कर लो? मैं चाहता हूं आप यहां पर वो कर लो 1600, और वहां आफ्टर 1600 कर लो, 6 कर लो। ये तो बहुत ही फ्रेश है। अब ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का क्या है? सरफेस है। इसके बाद धीरे धीरे ना हमने पेट्रोल इंजन, और ये 1600 सेंचुरी के बाद हमने पेट्रोल, ठीक है, ये सब इंजन बनाने शुरू कर दे, कोल से चलने वाली चीजें। समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। सही है। पावर प्लांट, मतलब धीरे धीरे उसके बाद बनते ही गए। ठीक है, 1600 के बाद आपका ये सब बनता ही रहा सेंचुरी के बाद।
तो मैंने इसलिए वो बहुत थोड़ा और पुराना कर दिया इस टाइम पर, ठीक है। वेरी वेरी लेस CO2, क्या? बहुत ही कम CO2। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो क्या होता था, सन की रेज आती थी अर्थ पर, सन की ये रेज आती थी खास करके इंफ्रा रेड वेव्स। सर अल्ट्रावायलेट नहीं थी? अल्ट्रावायलेट यहां नहीं आती सरफेस पे, वो तो ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर ही स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसी से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके सर। सही है। इंफ्रारेड अंदर आ पाती है। इंफ्रारेड मेनली पता है आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इंफ्रारेड जिम्मेदार होती है। आप नेट पे सर्च करना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रेस कौन सी होती है? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड आती थी, अर्थ में इसका कोई काम ही नहीं था, ये अर्थ से क्या हो जाती थी? IR रेस रिफ्लेक्ट हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। पर अब क्या हो रहा है? अब देखो ध्यान से समझना क्या हो रहा है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में हद से ज्यादा क्या बढ़ चुका है? कुछ ज्यादा ही CO2 नहीं बढ़ चुका? यस सर। वैसे CO2 है पता है आपको, 0.04% हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और 2000 मान लो 30 तक वो 0.08% हो जाएगा। सही है। कुछ परसेंटेज बढ़ने पर भी कितना दिमाग खराब हो जाता है, अभी देखना तुम। अब होता क्या है, अब कुछ CO2 की गैसेस आ चुकी है, अभी भी IR आती है अर्थ के अंदर, ठीक है। और वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो ज्यादातर वो किस में एब्जॉर्ब हो जाती है? CO2 में। ठीक है। कई बार तो आते आते ही किसमें रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है? CO2। इसका मतलब CO2 कैन एब्जॉर्ब क्या? इंफ्रारेड रेस। है ना, ये बात समझ में आई? इससे क्या होता है, अर्थ की ओवरऑल हीट बढ़ जाती है। मतलब पहले कायदे से जाना कहां चाहिए IR रेस को? स्पेस में। स्पेस में। समय बताओ, अभी तो एक्चुअली में अभी इस टाइम पर आप बोलोगे सर इस टाइम पर गर्मी क्यों नहीं है? फिर क्योंकि इस टाइम पता है हम सन से दूर है, आप जानते हो, मैंने आपको बताया होगा कि हम इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, तो अभी तो हम वैसे भी सन से दूर है। यस सर। पर हम क्या होगा जब हम पास आएंगे, जब वो महीने आएंगे दोबारा से, कौन से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, ये सब महीने आएंगे तो हम सन के पास आ जाएंगे। जब सन के हम पास आएंगे तो जाहिर सी बात है रेडिएशन और ज्यादा आएंगी और वो सारी रेडिएशन ट्रैप हो जाएंगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। और वो ट्रैप कौन कर लेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों आपको यहां तक? नो सर। वेरी 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 नाइस। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। आप लोग इसको थ्योरेटिकल जरूर बना लेना, मैंने आपको बस एग्जांपल के तौर में समझाया था कि इसमें इंफ्रारेड आती है रेज और वो CO2 में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे ओवरऑल अर्थ की हीट और बढ़ जाती है, जिससे अब ग्लोबल वार्मिंग और ये फालतू की चीजें हो रही हैं ज्यादा। ठीक है, पहले अब ये खतरा ज्यादा बढ़ा है, ग्रीन हाउस का खतरा ज्यादा बढ़ा है। और पहले एक टाइम ऐसा आया था 90s के टाइम में, जब ज्यादा बड़ा खतरा था ओजोन लेयर डिप्लीशन का, बट अब ओजोन लेयर डिप्लीशन इतना कोई बड़ा खतरा नहीं। ठीक है बच्चों, बाकी आप हम लोग बातें कल करेंगे। सही है, आप जो भी आप पे डाउट्स वगैरह हो आप लोग कल बताना कल हमारी क्लास में। बाकी ठीक है, सबको शाबाश। ओके, हैव अ नाइस डे। बाय। बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. वेलकम। ठीक है।